नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। पुलिस ठान ले तो असंभव भी संभव हो जाता है। तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। जी हां, नागौर पुलिस ने ऐसी कामयाबी हासिल की है जो अब तक आपने फिल्मों में ही देखी होगी या फिर किस्से कहानियों में भी सुनी होगी। जी हां, जिले के खींवसर क्षेत्र में ट्रैक्टर चालक से हुई लूट की वारदात का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया। यकीन नहीं हो रहा ना? हो भी कैसे? अब तो आप यही देखते सुनते आए हैं कि लुटेरे वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस लकीर पीटती रह जाती है। लेकिन यहाँ पर मामला अलग निकला। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लूट की यह वारदात खींवसर क्षेत्र में ट्रैक्टर चालक जान मोहम्मद के साथ हुई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने पीड़ित से मारपीट कर 10,000 रुपए लूट लिए। पीड़ित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस मुस्तैदी से जुटी और बातों ही बातों में लुटेरे दबोच लिए गए। खींवसर पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया पंजाब में बतौर संगरूर जिला प्रभारी कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रमोद जैन भाया ने संगरूर के मुख्य बाजार में वैश्य समाज के प्रतिष्ठित व्यापारियों के साथ बैठक की और कांग्रेस प्रत्याशी विजय इंदर सिंगला को जिताने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने घर घर लोगों के बीच जाकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। संगरूर से प्रचार करने के लिए ऑब्जर्वर प्रमोद जैन भाया सहरद विधानसभा पहुंचे। सहरद पहुंचकर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप नागरा पटियाला के लिए मुख्य बाजार में जनसंपर्क किया। इस दौरान चुनाव प्रचार में भाया के साथ राजस्थान की टीम भी मौजूद रही। गौरतलब है कि प्रमोद जैन भाया पिछले कई दिनों से यहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि संगरूर जिले समेत पूरे पंजाब में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। कमरे का खुला दरवाजा और फर्श पर बिखरे सामान, तस्वीरें झालावाड़ की हैं, जहां चोरों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है, जबकि पुलिस गफलत की नींद सो रही है और चोर ताले चटकाते फिर रहे हैं। किसी न किसी गांव कस्बे में चोरी की वारदात को अंजाम देते फिर रहे हैं और झालावाड़ पुलिस तहकीकात और गिरफ्तारी का जुमला उछालकर अपना वजूद साबित कर रही है। इस बार चोरों ने भवानी मंडी कस्बे के मुख्य बाजार में बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने ज्वेलरी शॉप के ताले तोड़े और लाखों रुपए के जेवर लेकर फरार हो गए। दुस्साहस ऐसा कि एक भारी भरकम तिजोरी तोड़कर दुकान के बाहर छोड़ गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद भवानी मंडी थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया। मामले की जानकारी मिलने के बाद शहर के कई व्यापारी भी मौके पर पहुंचे और पुलिस के खिलाफ आक्रोश जताया। व्यापारियों ने पुलिस से जल्द चोरों को दबोचकर माल बरामद करने की मांग की है। 5:30 बजे मेरे को किसी ने फोन पर सूचना दी कि आपकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। 5:30 बजे आया, आके देखा एक तिजोरी बाहर पड़ी हुई थी बाथरूम के गली में। दुकान के अंदर की बड़ी तिजोरी का टूटी हुई है, जिसमें से सारा माल गायब है। अदम गोंडवी ने कहा है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं। ये दावा किताबी है। ये तस्वीर गांव की बदहाली बयान करने के लिए काफी है। ये तस्वीर जिम्मेदारों को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। तस्वीरें 12 जिले के किशनगंज पंचायत समिति के शहरिया आदिवासी बहुल चंद्रपुरा नया गांव की है। 1000 लोगों की आबादी वाले इस गांव की ये मुख्य सड़क है, जिससे होकर मध्य प्रदेश तक के लोग रामगढ़ का रास्ता तय करते हैं। लेकिन अतिक्रमण और प्रशासनिक अनदेखी के चलते सड़क अब नाले में तब्दील हो चुकी है। इस सड़क पर करीब 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। इसी पानी से यहाँ के ग्रामीणों को होकर गुजरना पड़ता है। पीने का पानी लेने के लिए भी महिलाओं को इसी रास्ते से आना जाना पड़ता है। सालों से भरे कीचड़ और पानी के चलते सड़क के किनारे बने कई मकान धराशायी हो गए, तो कई लोग मकान छोड़कर कहीं और बस गए। यही नहीं, इस सड़क से सटी हुई प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना की सड़क भी अब जलभराव के चलते टूटने लगी है। यहाँ के ग्रामीण ग्राम पंचायत से लेकर जिला कलेक्टर तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इन्हें भरोसे के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला। जहाँ तक ये अतिक्रमण नहीं हटे और ये नाली का निर्माण नहीं हो, जब तक इस समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। दर्द और बेबसी में डूबी ये वो आवाज है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। टोंक के देवली के रहने वाले रईस मोहम्मद ने
कलेक्टर चिन्मय गोपाल से मिलकर 8 साल की बेटी के इलाज की गुहार लगाई है और मदद नहीं मिलने पर परिवार सहित इच्छा मृत्यु करने की अनुमति मांगी है। अगर ये सरकार सहायता नहीं दे तो मैं इच्छा मृत्यु मांग ली, मैंने परिवार सहित इच्छा मृत्यु दिलवा दो सर, इसके अलावा चारा नहीं है मेरे पास। रईस मोहम्मद के मुताबिक उसकी 2 बेटियों में से छोटी बेटी सोहा अली खान को जन्म से ही लाइलाज बीमारी है, जिसका जन्म से अब तक लगातार इलाज चल रहा है। इलाज में लोन लेने के साथ ही बाजार से ब्याज लेकर इलाज करवाने की वजह से परिवार पूरी तरह से कर्जे में डूब चुका है। अब जिससे परेशानी की इसकी लेटरिन पेशाब बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, जिससे पर डे का 1000 रुपये का खर्चा आता है इसका दवाइयों का और डायपर का। ये समस्या हमें 8 साल 6 महीने से मैं वेन कर रहा हूँ, इसका गवर्नमेंट से अभी कोई भी सहायता नहीं मिल रही है। मंत्री विधायक से इनके सब तक बात पहुँचा चुका हूँ, मिल भी चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। यूं तो खाकी पर कई बार दाग लगते आए हैं, लेकिन ऐसे भी काफी पुलिसकर्मी हैं जिनके बुलंद इकबाल से खाकी चमक रही है। ऐसा ही एक मामला सूर्यनगरी से आया है। जानकारी के मुताबिक महिला हेड कांस्टेबल मंजू मेहता को जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर के पार्किंग में ज्वेलरी और रुपयों से भरा हुआ एक लावारिस बैग दिखा, जिसे उन्होंने सुरक्षित अपने पास रख लिया और कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन सही मालिक नहीं मिला। मंजू मेहता ने बैग के मालिक का इंतजार किया। कुछ ही देर के बाद एक नई नवेली दुल्हन और कुछ महिलाएं वहां पर अपना बैग तलाशती हुई नजर आईं। महिला हेड कांस्टेबल ने बैग के बारे में जानकारी मांगी, उनसे बैग में रखे सामान के बारे में पूरी जानकारी ली और पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद उन महिलाओं को बैग सुपुर्द कर दिया। परिवार के सभी लोगों ने महिला हेड कांस्टेबल को ईमानदारी के लिए धन्यवाद दिया है। मुझे गाड़ी के पास में एक बैग मिला, उसको उठाकर मैंने दफ्तर के यहाँ रख दिया। तभी 5-7 महिलाएं आई और बोला ये बैग हमारा है। मैंने कहा बैग आपका है तो मैं आपको बैग देने के लिए तैयार हूँ। मैंने आप इसमें बता दो इसमें क्या क्या सामान है, उसके बाद में मैं आपको बैग दे दूँगी। अनूठी लोक सांस्कृतिक परंपराओं और एक से बढ़कर एक आकर्षक कार्यक्रमों की वजह से दुनिया भर में मशहूर मरु महोत्सव में शिरकत कर रहे पद्मश्री अनवर खान भैया ने धरती धोरानी गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अनवर खान ने सूफी गायन को ऊंचाइयां प्रदान करते हुए दमादम मस्त कलंदर के स्वरों पर रसिकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा जाने माने प्लेबैक सिंगर मोहित चौहान की परफॉर्मेंस का देश विदेशों से आए सैलानियों ने जमकर आनंद लिया। रंग बिरंगी संस्कृति से ही भारत की संस्कृति पूरी दुनिया में विशेष पहचान रखती है। यहाँ कई प्रकार के तीज त्योहार पर्व मनाए जाते हैं जो भारतीय संस्कृति के परिचायक होते हैं, दुनिया को अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। तस्वीरें जैसलमेर के मरु महोत्सव की हैं। महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे पद्मश्री अनवर खान ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में कहा है कि मरु महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को विशेष स्थान देना चाहिए। अनवर खान ने कहा कि मांगणियार समाज सैकड़ों सालों से गानों की प्रस्तुति दे रहा है। बाहरी संगीतकारों को बुलाकर स्थानीय कलाकारों को दरकिनार किया जा रहा है। तो ये सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं हम, और हमें बहुत खुशी, बहुत गर्व है कि हर साल ये मेला किया जाता है, मरु मेला। तो इसमें पूरी दुनिया के लोग आते हैं और एक ख्याति प्राप्त बहुत बड़ा मेला है, और विशेष तौर से लोक कलाकारों के लिए ये लोक कला और यहाँ की वेशभूषा, यहाँ का म्यूज़िक और यहाँ की मर्यादा और खान पान, अपना जो इंस्ट्रूमेंट और यहाँ के जो गीत जो कई विषयों से कई सालों से गाया हुआ आया है। माघ पूर्णिमा पर कहीं आस्था की डुबकी तो कहीं मधुर उत्सव। तस्वीरें डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर धाम की हैं। गौरतलब है कि बेनेश्वर धाम सोम और माही नदी के पवित्र संगम पर स्थित है। इस धर्म स्थल पर आयोजित होने वाले वार्षिक मेले को लेकर बड़ी धार्मिक मान्यता है। हर साल लाखों लोग इस मेले में शामिल होते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से आदिवासी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु के अवतार मावजी ने तपस्या की थी। मावजी आदिवासियों के आराध्य हैं। यही वजह है कि वे अपने पूर्वजों के अस्थियों का विसर्जन करने से लेकर बच्चों का मुंडन, जड़ूला, जात जैसे संस्कार भी बेनेश्वर धाम में ही आकर करते हैं।
वैसे कोरोना के चलते इस बार मेला सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों की आस्था को देखते हुए परंपराओं के निर्वहन और मंदिरों में दर्शन की छूट दी है। मुख्य मेले से लेकर प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कड़े बंदोबस्त किए हैं। वर्ष परिवार बाप दादा का यहाँ से हमारा अस्थि विसर्जन करने के लिए हम यहाँ डेली हर साल आते हैं। साल में एकत्र आने के बाद हमारे घर में खुशी से सब रह सकते हैं परिवार के साथ। बॉलीवुड को डिस्को म्यूजिक देने वाले फेमस सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लाहिरी का मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया। जानकारी के अनुसार बप्पी लाहिरी मंगलवार रात घर पर अस्वस्थ होने के बाद जुहू के एक अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक बप्पी लाहिरी 1 महीने से अस्पताल में भर्ती थे और सोमवार को उन्हें छुट्टी दे दी गई, लेकिन मंगलवार को उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। इसके बाद उनके परिवार ने एक डॉक्टर को अपने घर पर बुलाया और इसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं थीं। बप्पी लाहिरी 69 साल के थे। बप्पी लाहिरी को 1970-80 के दशक की शुरुआत की कई फिल्मों जैसे चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी में लोकप्रिय गाने देने के लिए जाना जाता है। उनका आखिरी बॉलीवुड गाना बंकस 2020 की फिल्म बागी 3 के लिए आया था। आपको बता दें कि बप्पी लाहिरी का असली नाम अलोकेश लाहिरी था। उनका जन्म 27 नवंबर 1952 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था। बप्पी लाहिरी के अचानक निधन से प्रशंसकों में शोक की लहर है। बप्पी लाहिरी के जाने से बॉलीवुड समेत प्रशंसकों के बीच शोक की लहर देखने को मिल रही है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि बप्पी लाहिरी का जीवन स्वभाव सभी को याद रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके कहा कि महान गायक और संगीतकार बप्पी लाहिरी जी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। उनके निधन से भारतीय संगीत की दुनिया में एक बड़ा खालीपन आ गया है। बॉलीवुड सेलेब्स ने भी एवरग्रीन म्यूजिक कंपोजर और सिंगर बप्पी दा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। कामयाबी उसने छीन ली मुंबई में और अपनी एक जगह बनाया। एज ए डिस्को डांसर, डिस्को म्यूजिक में वो एक अलग मुकाम बनाया। और बप्पी लाहिरी इतना कम उम्र में एक के बाद एक हिट फिल्म किया इंडस्ट्री में, एंड म्यूजिक का एक अलग पहचान बनाया। कंपोजिशन भी बहुत अच्छा होता था और उनका योगदान हिंदी फिल्म्स में बहुत बहुत रहेगा। उनको डिस्को किंग भी कहा जाता था और मेरे ख्याल से जो उनके चाहने वाले हैं, जितने लोग भी हैं जो उनके गाने हमेशा सुनते हैं, चाहे शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, पार्टी हो, डिस्को हो, वो सब हम बप्पी दा को मिस करेंगे। राम का भव्य मंदिर है। धार्मिक मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान परशुराम ने अपने फरसे से पहाड़ी को काटकर ही किया था। उन्होंने यह मंदिर शिव जी की तपस्या करने के लिए बनाया था। वे शिव भक्त थे। धार्मिक किंवदंतियों के मुताबिक भगवान परशुराम की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फरसा दिया था, जिसे परशु भी कहते हैं। इस परशु की प्राप्ति के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा। गुफा मंदिर से कुछ मील की दूरी पर स्थित है मातृकुंडिया। इस मातृकुंडिया को ही मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। जिस प्रकार हरिद्वार जाकर गंगा नदी में स्नान करने से भक्तों के जाने अनजाने में किए गए पाप कट जाते हैं, उसी प्रकार से इस कुंड में स्नान से भी ये धार्मिक मान्यता है कि सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। ये वही कुंड है जहां शिव जी की तपस्या कर और शिव प्रेरणा से परशुराम ने स्नान किया था। यहाँ स्नान के बाद ही परशुराम को मातृ हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। तभी से इस कुंड का नाम मातृकुंडिया पड़ा। भगवान की मंगलेश्वर महादेव का दर्शन नहीं हुए तो वो यात्रा भी परिपूर्ण नहीं होती है। इसलिए सभी लोग यहाँ से भगवान का यात्रा पूर्ण होने के बाद भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके यहाँ से घर पे जाते हैं। अरे हेड साहब वीडियो कैसे हुआ? ये आप खड्डा क्यों बंद कर रहे हो? हेड साहब का नाम बताओ। आपका नाम बताइए। आपका नाम बताइए हेड साहब। अरे एक बार आए दिन एक्सीडेंट होते हैं इसलिए। उदयपुर शहर में सड़कों पर पड़े गड्ढों की समस्या से आम आदमी जहां परेशान है, वहीं फतेहपुरा इलाके में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने गड्ढे की मरम्मत नहीं होने पर बड़ी पहल की। उसने सड़क के गड्ढों को भरने का निर्णय किया और फावड़े से सड़क के गड्ढे भर दिए, जिसे देख आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। लेकिन पुलिसकर्मी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो सड़क के गड्ढों को भरने लगा। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से
फतेहपुरा चौराहे पर एक गड्ढा लगातार हादसों का कारण बनता जा रहा था। चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों ने भी संबंधित विभाग को कई बार इसकी सूचना दी, लेकिन किसी ने ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। इसके बाद पुलिसकर्मी मदनलाल पालीवाल ने गड्ढा भर दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। जो इसके ये VIP रोड है, इनमें काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे थे आए दिन, और मेरी विवेक से मैंने ये गड्ढा पूरा भरवा के सही करवाया और यही किया। अलवर का सरिस्का पूरे देश में अपनी खास पहचान रखता है। यहाँ पर्यटकों को वन्य जीवों के रोमांचक दृश्य देखने को मिलते हैं। बाघ और दूसरे वन्य जीवों की अटखेलियां पर्यटक और वन विभाग के कैमरों में कैद होती हैं। कुछ दिनों पहले रणथंभौर में बाघ के शिकार का मामला लाइव कैमरे में कैद हुआ, तो अब सरिस्का में एक पैंथर ने हिरण का शिकार किया है। दरअसल सरिस्का में पैंथर ने हिरण का शिकार किया और उसको अपने साथ पेड़ पर लेकर चला गया। पेड़ पर शिकार को खाते हुए भी पैंथर कैमरे में कैद हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक सरिस्का के बहमनाथ जोहड़ा क्षेत्र में सुबह के समय पर्यटक घूम रहे थे, तभी पर्यटकों और गाइड को एक न भूलने वाला दृश्य नजर आया। एक पैंथर ने हिरण का शिकार किया और उसके बाद पैंथर हिरण को उठाकर अपने साथ एक पेड़ पर लेकर चला गया। ये पूरी घटना गाइड श्याम सुंदर और पर्यटकों के कैमरे में कैद हुई। ऐसा दृश्य कम ही देखने को मिलता है। ये दृश्य देखकर पर्यटक खासे खुश नजर आए। पैंथर के शिकार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भरतपुर के 289वें स्थापना दिवस पर चलाए जा रहे सप्ताह भर के अभियान के तहत बुधवार को बिजली घर चौराहे से साइकिल रैली रवाना की गई। बिजली घर चौराहे से शुरू हुई साइकिल रैली का समापन फुलवारी में हुआ। साइकिल रैली से पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। जिला कलेक्टर आलोक रंजन और संभागीय आयुक्त PC बेरवाल ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोग सैकड़ों की संख्या में साइकिल रैली में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। पर्यावरण बचाने के लिए ये जो साइकिल रैली है वो आयोजित की जा रही है। साफ तौर पर जो लगाई गई है पट्टिका की पर्यावरण का रखें ध्यान, तभी बनेगा देश महान। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो साइकिल हैं उनको लेकर के पहुंचे हैं और संभागीय आयुक्त हैं और जिला कलेक्टर हैं, वो हरी झंडी दिखा करके यहाँ साइकिल रैली को रवाना करेंगे। ये हमारा जो पर्यावरण है और जिसकी ये बहुत सारी चुनौती हैं, उनसे हम सावधान रहें, हमारे पर्यावरण को बचाएं, ताकि जितने भी प्रकृति में जीव जंतु हैं, वनस्पति है, उसमें एक संतुलन बना रहे और हमारा जीवन है वो एक हेल्दी जीवन सबका चलता रहे। कोरोना पेंडेमिक के करीब 2 साल बीतने के बाद आखिरकार बुधवार से प्रदेश पूरी तरह अनलॉक हो गया। राज्य सरकार ने कोरोना संबंधी सभी पाबंदियों को हटा लिया है। कोरोना की तीसरी लहर में नए मामले लगातार कम होने के बाद राज्य के गृह विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी। बुधवार से प्रदेश भर में 1ली से 5वीं तक के बच्चों के स्कूल खुल गए। हालांकि स्कूल में ऑफलाइन क्लास के लिए माता पिता की सहमति लेना अभी भी जरूरी है। तस्वीरें भरतपुर की हैं। बच्चों में खासा उत्साह नजर आया। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 4 में। कितने दिनों बाद स्कूल आए हैं? 1 महीने बाद। आज स्कूल आए हो 1 महीने बाद, किस तरह से पढ़ाई करोगे, किस तरह से क्लास में बैठोगे? अच्छी तरीके से बैठेंगे सर, बढ़िया तरीके से। कितने दिनों बाद स्कूल आए हो आज? 1 महीने बाद। 1 महीने में घर किस तरह से पढ़ाई की आपने? किताबों से पढ़ाई की है। देश भर में मीठे प्याज के नाम से मशहूर शेखावटी का प्याज अब बाजार में आने लगा है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्याज की खुदाई शुरू हो गई और मंडी में भी प्याज की आवक होने लगी। सीकर जिले के किसानों का प्याज का करोड़ों का कारोबार है। हर साल लाखों मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन सीकर जिले में होता है। इस बार शेखावटी का प्याज किसानों के लिए बड़ी सौगात लेकर आने वाला है, क्योंकि हर साल से 1.5 गुना ज्यादा बुआई हुई है। फिलहाल भाव भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन किसानों की चिंता है कि अगर भाव ज्यादा नीचे आए तो फिर नुकसान झेलना पड़ सकता है। गौरतलब है कि सीकर जिले के करीब 1.5 दर्जन गांव ऐसे हैं जहां इस वक्त खेतों में प्याज के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। फसल बोई है और उसके कारण से हम कुछ लेट भी हुए इसमें, परंतु फिर भी यहाँ का किसान संघर्ष करते हुए, इस प्रकृति के साथ संघर्ष करते हुए अच्छी फसल को पैदा किया है। माला नहीं मिल रहा है अभी, ठीक है, अभी तो 12, 15, 17, 18 तक बिक रहा है, लेकिन निर्यात खोलने पर है। सरकार अगर निर्यात खोलेगी तो किसान को कुछ अच्छा भाव मिलेगा। ये है प्रिंस। तिरंगे को अपना साथी बनाकर ये सड़कों पर अकेला ही निकल पड़ा है। प्रिंस ने बाड़मेर के बालोतरा से केदारनाथ की यात्रा शुरू की है। उनका इरादा अगले 3 महीने में 1500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने का है। इस दौरान वो राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर,
सरदार शहर, हरियाणा के रेवाड़ी, दिल्ली के कुछ इलाके के बाद उत्तराखंड होते हुए केदारनाथ के कपाट खुलने तक वहां पहुंच जाएंगे। प्रिंस का केदारनाथ जाने का भी मकसद है। वो बताते हैं कि कोरोना के काल में वो घर में कैद रहे। बातचीत में वो कहते हैं उन्हें नृत्य का शौक है, नटराज भी नृत्य के स्वरूप है। ऐसे में उन्हें हिमालय की इस यात्रा का ख्याल आया। अब अकेले पैदल चलकर वो नटराज के दरबार में नतमस्तक होंगे। शहर में लगातार बढ़ रहे अपराध कोटा पुलिस के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। कोटा शहर को एसपी के रूप में मिले केसर सिंह शेखावत ने चार्ज संभालते ही अपराध पर अंकुश लगाने के लिए मुहिम शुरू कर दी है। एसपी का दावा है कि उनकी चलाई जा रही मुहिम से अपराधियों में खौफ और आम आदमी में भरोसा बहाल होगा। वहीं बढ़ती चाकूबाजी और कोटा में भू माफिया पर लगाम लगाने के लिए भी पुलिस की रणनीति तैयार है। एसपी केसर सिंह ने भू माफिया पर लगाम लगाने के लिए भी प्लानिंग कर ली है। इसके तहत जो भी परिवादी भू माफिया के खिलाफ परिवाद लेकर पहुंचता है, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा हनी ट्रैप जैसे मामलों में भी पुलिस एक मास्टर प्लान तैयार कर रही है, जिससे इस तरह के अपराधों पर भी अंकुश लगाने में पुलिस को कामयाबी मिलेगी। नहीं हुई, लेकिन अभी तक इस माह में उस पर अंकुश लगा है और एक आपराधिक घटना घटित हुई है। समय के साथ हमने जो अभियान स्वरूप ये कार्रवाई शुरू की है चाकूबाजों के विरुद्ध, आने वाले समय में इस पर पूरी तरह से अंकुश लगेगा, ये मेरा मानना है। भरतपुर में बुधवार को तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने एसबीके स्कूल पहुंचकर खून की कमी झेल रही छात्राओं के औषधि वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बताया कि सभी संभाग में औषधि वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि आयुर्वेद मंत्रालय उनके पास है और वे चाहते हैं कि राजस्थान निरोगी रहे। आयुर्वेद मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपना है कि राजस्थान का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और उसी के तहत आयुष विभाग ने यह अभियान चलाया है। गौरतलब है कि सभी स्कूलों में आयुष विभाग ने छात्राओं की स्क्रीनिंग की है, जिसमें 28% छात्राएं एनीमिया से ग्रसित पाई गई हैं। सभी छात्राओं को निःशुल्क औषधि उपलब्ध कराई गई है। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि आयुष विभाग ने जो स्क्रीनिंग की और उसमें जो रेशो निकल के आया, करीब 28% हमारी बच्चियां जो 9, 10, 11, 12 में पढ़ रही हैं, जिनमें हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।